हेलो चैम्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के एक्सरसाइज का पार्ट 2। पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन में। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से सारे क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग। फर्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम सबसे राइट। एकदम लर्न कर लो पूरा का पूरा। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन पक्का आने का चांसेस है इसका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है और टेंशन मतलब शॉर्टकट के साथ अभी लर्न हो जाएगा आपको। देखो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ये रहा डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिसका शॉर्ट कोड है मिस्टर सीएस। ठीक है, मी एम से है मीनिंग। फर्स्ट, इट इज द डॉक्यूमेंट व्हिच डिफाइंस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। सिंपल सी चीज है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो डिफाइन करता है कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जस्ट इतना ही है, सिंपल सा मीनिंग। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? डॉक्यूमेंट है, कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है, खत्म चीज। ठीक है, देन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग। It is the document which contains the rules and regulations for internal management of company. तो देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है? एम्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है। और ये क्या करता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनल मैनेजमेंट के लिए डिफाइन करता है। मतलब क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, वो ये डॉक्यूमेंट दिखाता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है और यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, देन देखो, एम मिस्टर सी एस से, आर से है रिलेशन। इट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है? कंपनी और आउटसाइडर के बीच की रिलेशनशिप डिफाइन करता है। ठीक है, कंपनी और आउटसाइडर। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड बिटवीन द मेंबर्स की रिलेशनशिप डिफाइन करता है। मतलब सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कंपनी एंड आउटसाइडर की रिलेशनशिप डिफाइन करता है और यहाँ पे कंपनी और उसके मेंबर्स की रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, सिंपल सा इजी सा पॉइंट था, अभी के अभी लर्न हो जाएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया भी था, राइट? तो अभी ये पॉइंट तो हो ही गया, समझो आपका। देन है हमारा मिस्टर सीएस। सीएस मतलब क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी, राइट? तो बस शॉर्ट कोड लर्न करने के लिए ऐसा। ठीक है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी से लेना देना ही नहीं है, बस मिस्टर सीएस ऐसा लर्न करो। ठीक है, मिस्टर सीएस मतलब मिस्टर कंपनी सेक्रेटरी लर्न होना हो, सीएस वो लर्न कर लेना। सी से है हमारा पॉइंट contents in which, right? Then it lays down the range of activities a company can do and cannot do. It contains the name of company, state in which registered office is located, capital structure details of objects of कंपनी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स एक्सेट्रा। अच्छा देखो, आप बड़े आंसर्स में जब देखोगे ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, तो वहां पे सारे क्लॉजेस होते हैं जहाँ पे लिखा जाता है कि कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, राइट? तो यहाँ पे बस वही है कि वो रेंज, मतलब क्या रेंज तक वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती है, क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती कंपनी, बस उतना ही होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? इट लेज डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ये पॉइंट तो हमने देखो मीनिंग में भी देखा था, राइट? तो ये ऐसे ही हो गया। देन इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, ऑफिसर्स, वाइंडिंग अप ऑफ प्रोसीजर एक्सेट्रा, राइट? रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब क्या? रेगुलेशंस क्या कैसा होगा, रूल्स क्या होंगे, राइट? तो ये सब क्या आता है? वही रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही आता है, राइट? सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल है, मतलब ड्यूटीज एंड पावर्स क्या होगी डायरेक्टर के, डिटेल्स अलॉटमेंट की डिटेल्स एंड ऑल, अपॉइंटमेंट कैसी होगी क्या होगी, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें लिखे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों डॉक्यूमेंट है और दोनों ही अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेंज ऑफ एक्टिविटीज क्या कर सकती है कंपनी, क्या नहीं कर सकती, और यहाँ पे जो कंपनी करती है वो कैसे करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके वो लिखे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लर्न कर लेना इसे। ठीक है, देन हमारा लास्ट पॉइंट एस से है हमारे दो पॉइंट। ठीक है, स्टेटस एंड स्कोप। तो पहले स्टेटस देखो, इट इज प्राइमरी डॉक्यूमेंट विदाउट विच नो कंपनी कैन बी फॉर्म। सिंपल सी चीज है, देखो ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत इजी है इनकॉर्पोरेशन के टाइम, मतलब जब कंपनी को स्टैब्लिश होने के लिए डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो ये पहला डॉक्यूमेंट है, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसके बिना कंपनी फॉर्म ही नहीं हो सकती, तो इसका ये स्टेटस है। ठीक है, देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। इट इज सब ऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम। ठीक है, तो ये भी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है और ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। दोनों ही इनकॉर्पोरेशन के टाइम लगते हैं और जिसके बिना कंपनी फॉर्म हो ही नहीं सकती। ठीक है, दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। देन स्कोप वाले पॉइंट में, इट लेस डाउन द एरिया बियॉन्ड विच द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी कैन नॉट गो। यहाँ पे हमें स्कोप बताना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बाउंड्रीज विद इन विच द आर्टिकल कैन विल बी फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंड्रीज होती है कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक नहीं, कंपनी का कितना स्कोप होगा कितना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही चीजें लिखी जाती है। Then article of association में it provides the regulations within the boundaries laid down by memorandum. It thus lays down the scope within which company can function. ठीक है, मतलब देखो
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस की बाउंड्री लेट डाउन करता है बाय मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम में जो भी चीजें होगी उसकी उसकी डिटेल में रूल्स एंड रेगुलेशंस का जिम्मेदारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होगा, राइट। आई होप आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन समझ गया होगा। तो देखो यहाँ पे ना 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है और इसके लिए 5 पॉइंट इनफ होते हैं, ठीक है। और हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। मीनिंग पहला हुआ है हमारा, फिर स्टेटस हुआ है, फिर स्कोप हुआ है, देन कंटेंट इन विच एंड देन रिलेशन, ठीक है। 5 पॉइंट्स हमारे हो गए। पर आपको अगर एक इन 5 में से कोई एक डिफिकल्ट लगाओ तो आपके लिए ये एक इजी सा पॉइंट है, अल्टरेशन, ठीक है। देन देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर कैसे हो सकता है, तो द प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एज अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नीडेड एट टाइम। अल्टरेशन मतलब क्या, पहले तो वो समझो। मतलब देखो मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा जाता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, राइट। पर अगर वो कंपनी को जो कर सकती है वो पहले डॉक्यूमेंट में लिख दिया, पर अब वो कंपनी को ये चीज नहीं करनी, दूसरी चीज करनी है, राइट। तो उसको अल्टर करना पड़ेगा, मतलब वो डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, राइट। वो डॉक्यूमेंट में ये एक्टिविटी के बारे में लिखना पड़ेगा, ये एक्टिविटी को निकाल के। तो ये चीज करने में ना प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट का मे बी नीडेड एट टाइम, मतलब अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए। और फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या लिखा जाता है, ये जो एक्टिविटी करनी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। पर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर थोड़े चेंज करने हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से चेंज करने हैं, राइट, तो ये इजी प्रोसेस है क्योंकि सिर्फ उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन ही लगता है, ठीक है, अल्टर करने के लिए। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस में थोड़े से चेंजेस लाने हैं, तो वो अल्टर करने के लिए सिर्फ एक कंपनी की स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में होगी और बस वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्टर करना इजी और ये अल्टर करने में ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। तो ये भी एक डिस्टिंग्विश बिटवीन का पॉइंट है। मैंने आपको टोटल 6 पॉइंट बताए, उसमें से आपको कोई भी 5 लर्न करने हैं और 5 के 5 अच्छे से लर्न कर लो, ये पक्का आएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गया, बस यहीं पे एक ही डिस्टिंग्विश बिटवीन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 बाद में करेंगे साथ में। पहले अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द लिमिटेशंस ऑफ पावर्स ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट्स जस्टिफाई करनी होती है, ठीक है, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, डिफाइन करता है लिमिटेशन और एंड पावर्स ऑफ कंपनी, राइट। तो हमने अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन में वही देखा कि कंपनी का जो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होता है वो क्या डिफाइन करता है, लिमिटेशन, कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं, कंपनी के पावर्स, राइट। तो बस हमें इसे जस्टिफाई करना है अब। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ बेसिक और फंडामेंटल और प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। ये कुछ नया था क्या, नहीं, राइट। हमने अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन में देखा प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है वो। देन इट कंटेन्स द फॉलोइंग क्लॉजेस, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। ये तो आपको लर्न ही हो गया होगा, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में भी है, इसमें भी है और बड़े वाले आंसर्स में भी है, राइट। तो ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। देन है थर्ड पॉइंट, द एंटायर बिजनेस सेंटर्स अराउंड इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज, राइट। देन फोर्थ पॉइंट है, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन defines the area beyond which the company cannot do anything। मतलब देखो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये सारे क्लॉजेस कंटेन करता है, राइट। उसमें से एक है ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो डिफाइन करता है कंपनी को ऑब्जेक्ट, कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं, राइट, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बस वही बताया यहाँ पे ये पॉइंट में कि ऑब्जेक्ट क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डिफाइन करता है कि कौन से कंपनी क्या करेगी और कितने एरिया तक करेगी, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती, ये सब ऑब्जेक्ट क्लॉज में, राइट। देन है इट डिटरमाइंस द पावर्स ऑफ कंपनी, तो ये इस चीज से ये डिटरमाइन कर रहा है, राइट, पावर ऑफ कंपनी। देन इट हेल्प्स द स्टेक होल्डर टू नो व्हाट इज इट्स परमिटेड रेंज ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे सबको पता चलता है कि क्या परमिटेड रेंज है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। देन अ कंपनी इज गवर्न्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एनी एक्ट बियॉन्ड इट शैल बी कंसीडर्ड एज अल्ट्रा वायरस, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि अल्ट्रा वायरस क्या होता है, राइट। हमने केस स्टडी में बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लिए। तो मतलब ये समझो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की पर्सनल गवर्नमेंट है, वो गवर्न करती है कंपनी को, ठीक है। क्या कर सकते हो तुम, क्या नहीं कर सकते हो, वो सब कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट बताता है। देन हेंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। देन है सेकंड, अल्ट्रा वायरस एक्ट्स आर नल एंड वॉइड। तो देखो अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी इज अ बेसिक charter of company, right। Then second point है, if a company departs from its memorandum of association such an act is ultra virus। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, कंपनी अगर डिपार्ट हो गई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, मतलब कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की नहीं सुनी, उससे अलग हो गई, तो वो सारे एक्ट अल्ट्रा वायरस में आएंगे और अल्ट्रा वायरस एक्ट के लिए कंपनी को, उसके ऑफिसर्स को पनिशमेंट मिलती है, राइट। तो बस कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ही अंडर चलनी चाहिए। देन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ, राइट। देन फोर्थ पॉइंट है, एन एक्ट लीगली इट सेल्फ, an act legal in itself but not authorized by the object clause of memorandum of association of company is ultra virus। तो हमने देखो पहले भी ये स्टेटमेंट देखा था, इसका मतलब देखो क्या है, कोई भी लीगल का
ठीक है। कंपनी अगर कोई लीगल काम भी कर रही है ना, देखो हमने एक एग्जांपल लिखा था पार्ट 1 में कि अगर कंपनी पहले पेन बना रही है, ठीक है, पेन बना रही है कंपनी, पर वो कंपनी को अब कुछ और करना है, तो वो सोच रही है कि वो फिल्म्स बनाए अब, ठीक है, पर वो फिल्म्स बनाना लीगल ही है, राइट, कोई इलीगल काम नहीं है, पर ये भी अल्ट्रा वायरस में आएगा, क्योंकि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ पेन बना सकती है और उसके आगे कुछ नहीं कर सकती। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट जाके अगर वो फिल्म बनाएगी तो वो भी अल्ट्रा वायरस में आएगा। कहने का तात्पर्य बस वही है कि कोई भी चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ जाएगी वो सारी अल्ट्रा वायरस कहलाएगी, सिंपल, ठीक है, वो चाहे लीगल हो इलीगल हो, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, हेंस इफ द कंपनी डज एन एक्ट और एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी देन द एक्ट इज सेड टू बी नल एंड वॉइड। तो हमने बस देखो ये वाले वर्ड यूज कर दिए, नल एंड वॉइड, मतलब हमें ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है इसलिए, राइट, मतलब देखो कंपनी अगर कोई भी एक्ट अगर डज एन एक्ट और एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड दी पावर्स, मतलब कंपनी के पावर्स के खिलाफ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है या कोई भी कुछ भी एक्ट कर रही है, वो सारी चीजें नल एंड वॉइड ही कहलाएगी, राइट, इनडायरेक्टली अल्ट्रा वायरस नल एंड वॉइड हुए, राइट, समझे आप कैसे। Then next point है, the company cannot sue on an ultra virus transaction or it cannot be sued, ठीक है। Then hence ultra virus acts are null and void। तो हमारे ये स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट से जस्टिफाई हो गया, ठीक है। देन ए थर्ड, कॉन्टेक्ट्स ऑफ आर्टिकल्स कैन बी अल्टर्ड। तो देखो हम ना अभी नीचे लॉन्ग आंसर्स में देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, तो वो सारे जो कॉन्टेंट्स है वो अल्टर्ड हो सकते हैं, राइट, तो हमें बस ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है। तो देखो पहले तो वही लिखेंगे हम, आर्टिकल है क्या, राइट, यहाँ पे आर्टिकल्स बोला है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता क्या, तो द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट्स इट्स अल्टरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेनेवर फाउंड नेसेसरी। देखो सबसे पहली बात हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन में अभी देखा था कि ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या 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 करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के बताता है, ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम टू टाइम चेंज करना, अल्टर करना इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए, राइट, तो बस वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करता है उसका अल्टरेशन टाइम टू टाइम जब भी जरूरत पड़े, ठीक है, तो बस यहीं पे हमारी एक स्टेटमेंट से ही ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रही है, पर ये थोड़ा ज्यादा मार्क्स के लिए आता है इसलिए हम दूसरे सेंटेंसेस भी लिखेंगे। तो सेकंड पॉइंट है, द आर्टिकल रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ये तो आपको पता ही था, राइट, देन इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, कंपनी और उसके मेंबर्स की रिलेशनशिप दिखाता है, राइट, और देन द आर्टिकल्स बीइंग द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ कंपनी कैन बी अल्टर्ड इजीली, ठीक है, देन द आर्टिकल्स आर रिक्वायर्ड टू बी अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर चेंजेस मेड बाय गवर्नमेंट इन द कंपनी लॉ और एज पर चेंजिंग सिचुएशंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो देखो एज अ कंपनी उसको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा से ज्यादा अल्टर करने की नीड पड़ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट लॉज चेंज होते हैं, कंपनीज लॉ चेंज होते हैं, कोई भी चेंजिंग सिचुएशन आ जाती है उनके सामने, ठीक है, इसलिए वो कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करती रहती है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, इंटरनल रेगुलेशन ऑफ कंपनी बताता है, राइट, तो इंटरनल रेगुलेशन ऑफ कंपनी मतलब वो अल्टर हो सकती है इजीली, राइट, मतलब सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग की जरूरत है, राइट। Then last point है, thus the article of association can be altered by passing a special resolution at general meeting. Simple. Fourth, doctrine of indoor management protects outsider who are unaware of the correctness of internal proceeding of company. तो देखो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी मैनेजमेंट एंड इट्स ऑफिसर्स दैट सर्टेन इन्फॉर्मेशन व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल शुड नॉट लीक और नोन टू आउटसाइडर्स, राइट। तो देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ये जो कंपनी है उसने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए, क्या रूल फॉलो कर रही है क्या नहीं कर रही, वो आउटसाइडर्स को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, और मतलब कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती ऐसी चीजें, राइट, तो यहाँ पे वो चीजें आउटसाइडर्स को लीक नहीं होनी चाहिए। तो देखो द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टेट्स दैट अ पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी नीड नॉट इंक्वायर वेदर द कंपनी हैज फॉलोड द इंटरनल प्रोसीडिंग। तो देखो सिंपल सी चीज है, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है, सपोज छोटा सा बंदा बना देते हैं ऐसे जैसे बचपन में ड्रॉ करते थे ना ये देखो सपोज ये थर्ड पार्टी है, ठीक है, स्माइल कर दे भाई तू, ठीक है, चलो तो ये समझो थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये अब जा रहा है अपनी कंपनी के पास गया और ये अगर इंक्वायर कर रहा है कि कंपनी उसके ऑफिसर्स को कि तूने सारे रूल्स फॉलो किए कि नहीं, तूने ऐसा किया कि नहीं, वैसा किया कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं। तो देखो सिंपल सी चीज है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वही बताता है कि ये जो थर्ड पार्टी है उसको कोई नीड नहीं है कंपनी के पास जा जाके पूछने की, और कंपनी भी आउटसाइडर्स को नहीं बता सकती उसके कॉन्फिडेंशियल चीजें, राइट, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन है वही डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये बताता है और प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर, मतलब ये थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करता है अगर कंपनी ने रूल फॉलो नहीं किए होंगे, और वो बता तो नहीं सकती, ठीक है, वो बताएगी भी नहीं और रूल फॉलो नहीं किए होंगे तो फंसेगा, तो ये लॉस इसका ही होगा ना इन्वेस्टमेंट पे।
तो बस वही बीच का रास्ता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बस वही बताता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टेट्स दैट अ पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये पर्सन है और ये एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, विथ द कंपनी, ये कंपनी है, नीड नॉट इंक्वायर वेदर द कंपनी हैज फॉलोड द इंटरनल प्रोसीडिंग, ये कंपनी ने उसके अंदर की प्रोसीडिंग की कि नहीं की कि नहीं, इसको यहाँ पे आके वो इंक्वायर करने की कोई नीड नहीं है। इट इज अज्यूम्ड दैट द कंपनी एक्ट्स एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वही बताता है कि ये जो थर्ड पार्टी उसको अज्यूम करना चाहिए कि ये कंपनी ने उसके इंटरनल मैनेजमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही किए होंगे, राइट। हो सिंपल सी चीज है, आउटसाइडर्स को बोला जाता है कि तुम अज्यूम कर लो कि कंपनी ने ये सारी चीजें कर ली है, ठीक है, इंटरनल प्रोसीडिंग, और कंपनी को बोला गया है ठीक है तुम मत बताओ कि तुमने ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, पूरा कॉन्फिडेंशियल रखो, पर इनके आउटसाइडर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रास्ता तो चाहिए था ना, राइट। तो यहाँ पे बस वही बोल दिया है, आउटसाइडर तू कुछ मत पूछ, कंपनी तू कुछ मत बता, बस अगर कंपनी तूने कुछ लोचा किया उसके बाद तो तू भुगत फिर, राइट, ऐसे ही मतलब आउटसाइडर्स को ऐसे टेंशन फ्री कर दिया है कि जो उसको देखो ये स्टेटमेंट का मतलब समझो, प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स हु आर अनअवेयर ऑफ द करेक्टनेस ऑफ इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ कंपनी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को। आउटसाइडर कौन है यहाँ पे, ये बंदा, राइट, जो अनअवेयर है ये कंपनी के अंदर का जो भी चल रहा है मामला, राइट। तो ये बस इसको प्रोटेक्ट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, बस ये चीज वही है, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो बस ये बीच का रास्ता है समझो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि आउटसाइडर तू कुछ मत पूछ, तू अनअवेयर है कोई बात नहीं, कंपनी को बोला है कि तुम कुछ मत बता, ठीक है, तू तेरा इंटरनल मैनेजमेंट है तुम देखो, पर कॉन्फिडेंशियल रखो, इसके लिए बस ये बीच का रास्ता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि तुम कुछ मत बताओ, तुम कुछ मत पूछो, पर अगर कंपनी ने कुछ लोचा किया तो उसको वो भुगतना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। बिकॉज सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच इज इंटरनल टू कंपनी कैन नॉट बी नोन टू आउटसाइडर, कंपनी का भी बराबर है, राइट, अगर उसके अंदर की प्रोसीडिंग आउटसाइडर्स को बताने लग जाए तो लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, राइट। तो इसके लिए सो द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर व्हेन द एक्ट इज बेस्ड ऑन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी ने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से करा है सब कुछ तो कोई झंझट ही नहीं है, पर अगर कंपनी ने उसके बियॉन्ड कुछ किया है और आउटसाइडर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हुआ, उसको कुछ हुआ, आउटसाइडर को उसका इंटरेस्ट टूटा, तो खत्म बात, फिर कंपनी वो भुगत देगी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये दोनों के बीच का एक सॉल्यूशन है, ओके। आई होप आपको समझा होगा, थोड़ा सा लेंदी चला गया क्योंकि किसी किसी को ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या है ऐसा वैसा वर्ड, राइट, पर अभी अच्छे से समझ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। Then fifth है prospectus is an important document issued by a public company. Of course prospectus क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो इनवाइट करती है पब्लिक को शेयर्स लेने के लिए, राइट, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ ना, राइट। तो देखो A prospectus is a legal document because it is an invitation to offer, मतलब पब्लिक कंपनी जो भी ऑफर करेगी उसका इनविटेशन है ये, राइट। देन इट कंसिस्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बेसिस ऑन व्हिच शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर इशूड टू पब्लिक एंड prospective investors, right। then देखो second point है, this document officially informs the public about the formation and establishment of public limited company। तो देखो सिंपल सी चीज है, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा होता है कि कितने क्या शेयर्स है, डिबेंचर्स एंड ऑल क्या इशू करने के लिए दे रहे हैं, मतलब इनविटेशन है पब्लिक को कि आओ ये हमारी पब्लिक कंपनी के शेयर्स लो, डिबेंचर्स लो, जो भी वो प्रोस्पेक्टस है, इनविटेशन है, एक डॉक्यूमेंट है उस चीज के लिए, ठीक है। Then third point is the different aspects of the company, it aims, objectives, financial history, capital structure and profitability of the proposed company. Then fourth point, a prospectus is a document through which the company creates impression and approaches the public to invite them to buy shares and debentures। सिंपल सी चीज है, क्या है, प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट है जिससे क्या होता है, कंपनी क्रिएट करती है उसका इंप्रेशन और अप्रोच करती है पब्लिक को, क्यों, इनवाइट करती है उसके बाय करने के लिए शेयर्स या डिबेंचर्स या जो भी सिक्योरिटीज, राइट। The next point is the company in the form of prospectus creates a permanent and authentic record of the terms and conditions on the basis of which the public have been invited to purchase its shares and debentures। तो देखो कंपनी के पास ना इन फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है, राइट, परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है कि क्या टर्म्स और क्या कंडीशंस पे पब्लिक ने हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स या जो भी चीजें हमने क्या टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स पे उनको इनवाइट किया और उन्होंने वो क्या टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में उन्होंने हमारे शेयर्स एंड डिबेंचर्स लिए, एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है ये प्रोस्पेक्टस, ठीक है। देन हेंस प्रोस्पेक्टस इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय अ पब्लिक कंपनी, राइट।
Then sixth, a company and officers responsible for issuing prospectus are liable for misstatement in prospectus. तो यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी और उसके जो ऑफिसर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस जिसमें मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट यानी का क्या, जो भी कुछ भी लिखा है, राइट, फेकम फाक बिन मतलब की। जैसे कि हमने केस स्टडी में एक एग्जांपल लिखा था ना कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया था कि कंपनी 5 साल से प्रॉफिट कर रही है कंटिन्यू, जबकि एक इन्वेस्टर ने देख लिया था कि 2 साल पहले उसने कुछ प्रॉफिट नहीं किया था। तो ये क्या होगी, मिस स्टेटमेंट हो गई, मतलब कंपनी फेकम फाक कर रही है अपने प्रॉफिट के बारे में, राइट। तो ये तो गलत चीज हो गई, राइट। इसलिए ये मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस का फाइन लगता है कंपनी को, उसके ऑफिसर्स को। देन फर्स्ट पॉइंट है, देखो, द प्रोस्पेक्टस इज एन रिटर्न डॉक्यूमेंट गिवन एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू परचेज शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ कंपनी। पहले तो ऑफकोर्स हम वही लिखेंगे प्रोस्पेक्टस है क्या, राइट। वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है इन्विटेशन देने के लिए पब्लिक को वो परचेज करे शेयर्स एंड डिबेंचर्स कंपनी के, इसलिए। देन सेकंड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, इट्स बिजनेस, द मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा ऑफ कंपनी। तो सिंपल सी चीज है, देखो प्रोस्पेक्टस एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो जरूरी है इन्वेस्टर्स को जानने की, कुछ भी शेयर्स डिबेंचर्स लेने से पहले इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसमें मिस स्टेटमेंट कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, राइट। कोई भी इन्वेस्टर्स को अगर मिस स्टेटमेंट मिल गई और उसने कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया, तो ये गलत बात हो गई है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए इसलिए ये कंपनी और ऑफिसर्स को इस चीज के लिए फाइन लगता है, जेल भी हो सकती है, कुछ भी, राइट। देन थर्ड पॉइंट है, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेरी केयरफुली एंड एक्यूरेटली, राइट, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है तो एकदम केयरफुली और एक्यूरेट होनी चाहिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। देन इट शुड कंटेन ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। हमने जब एग्जांपल देखा कि 5 साल से प्रॉफिट कर रही है जबकि 2 साल पहले उन्होंने नहीं किया था, तो वो ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन में नहीं आता है, राइट। एंड ऑनेस्ट डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अ कंपनी एंड ऑल दोज ऑफिसर्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस स्टेटमेंट इन दी प्रोस्पेक्टस। तो सिंपल सी चीज है, अगर कंपनी और उसके ऑफिसर्स ने लिख दिया कि 5 साल से हमारी कंपनी प्रॉफिट बना रही है और 2 साल पहले उन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया, तो ये मिसस्टेटमेंट हो गई और इस चीज के लिए वो लोग ही रिस्पॉन्सिबल हो गए। दीज पीपल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज। देन नेक्स्ट पॉइंट है, द शेयर होल्डर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकता है, ऑब्वियसली बात है, मिस स्टेटमेंट्स देख के कोई भी कैंसिल ही करेगा, राइट। देन पर्सन्स authorizing the issue of prospectus containing misstatement are punishable with imprisonment of 2 years and a fine up to 5,000। तो 2 years का imprisonment पनिशेबल है और फाइन 5,000 तक, राइट। दस आई एग्री विद दी अबाउ स्टेटमेंट, मतलब ये अबाउ स्टेटमेंट से हम एग्री करते हैं। देखो यहाँ पे 10 आई एग्री विद दी अबाउ स्टेटमेंट मत लिखना, ठीक है। 10 कंपनी एंड ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग प्रोस्पेक्टस आर लायबल फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पे हमारे ये जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स खत्म हो रहे हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ एंड क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जो येलो हाईलाइट से है वो दोनों सेम क्वेश्चन है, देन ग्रीन हाईलाइट से है वो दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस हम ये दोनों बड़े आंसर्स करेंगे ना, उसमें ये दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 4 क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूछा है और यहाँ पे सारे ही क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूछा है। तो सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पे जब सारे देखेंगे उसमें से कोई भी 4 आप ये आंसर में लिख देना, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोला है और यहाँ पे व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स कंटेंट, राइट। तो यहाँ पे सारे के सारे कंटेंट पूछे और यहाँ पे 4 कंटेंट्स ही पूछे, राइट। तो यहाँ पे भी हम जब सारे करेंगे उसमें से 4 आप कोई भी लिख लेना इसमें, ठीक है। सिंपल चीज है। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का 3 वाला कर लेते हैं, राइट। इसका फर्स्ट एंड सेकंड हम नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 7 के ये दोनों करेंगे तब हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, अब स्टेट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू प्रोस्पेक्टस। देखो ये छोटू सा आंसर है, सिर्फ 5 पॉइंट है इसमें, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू प्रोस्पेक्टस। तो देखो सबसे पहला है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस टू मेड पब्लिक। A draft prospectus filed with SEBI by the company should be made available to public and to the stock exchange where the company wants to list its shares। सिंपल सी चीज है। Then second है signed by directors। तो यहाँ पे prospectus signed by directors होना चाहिए। Prospectus must be signed by all directors or by duly authorized attorney, ठीक है। Then third है registration of prospectus। तो a copy of prospectus must be registered filed with ROC before issuing it to the public। तो पब्लिक को इशू करने से पहले वो फाइल होना चाहिए ROC के पास, ठीक है। कॉपी प्रोस्पेक्टस की कॉपी, ठीक है। देन फोर्थ है dating of prospectus। तो a prospectus has to be dated। The date on the prospectus is considered as the date of publication of the prospectus, ठीक है, सिंपल। Then fifth है issuing prospectus to be public। Prospectus must be issued to the public within 90 days from the date of registration of copy with ROC।
तो देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हमने रजिस्टर किया प्रोस्पेक्टस को, राइट, यहाँ पे आरओसी के पास कॉपी उसकी, राइट, तो यहाँ पे उसके बाद उसके 90 डेज के बाद उसके पहले 90 डेज से पहले इशू हो जाना चाहिए प्रोस्पेक्टस पब्लिक के सामने, ठीक है। तो ये बस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है प्रोस्पेक्टस की, मतलब क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये 5 पॉइंट का आंसर था, सिंपल सा छोटा सा। तो देखो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। ब्रीफली एक्सप्लेन दी क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे हमें सारे के सारे क्लॉजेस एक्सप्लेन करने हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। तो देखो ये रहा क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। देखो सबसे पहले ये आंसर में ना देखो सबसे पहले आंसर में ना मेमोरेंडम क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, उसके एक दो पॉइंट एक्सप्लेन करना, ठीक है। जो हमने टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में देखे उसमें से कोई भी एक दो पॉइंट लिख देना, उसके बाद लिखना क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है। तो सबसे पहला है द नेम क्लॉज। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ नाम नाम लिख के आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, ठीक है। तो देखो नेम क्लॉज क्या है, सबसे पहली बात नेम क्लॉज में क्या क्या आता है, कंपनी का नेम, राइट, दिस क्लॉजेस मेंशन द नेम ऑफ कंपनी। So as a company, it is a legal entity distinct from its members. It has to have its own name is to establish its separate identity. तो कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी है उसके मेंबर से, राइट, तो उसका अलग सा नेम होना, उसकी सेपरेट आइडेंटिटी होना इंपॉर्टेंट है, राइट। द प्रमोटर्स चूज अ नेम फॉर अ कंपनी, तो प्रमोटर्स ही चूज करते हैं नेम कंपनी का। देन फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल चूजिंग द नेम ऑफ कंपनी। तो नेम ऑफ कंपनी चूज करने टाइम ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए पार्ट 1 में, आप क्वेश्चन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में देखोगे ना, तो उसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्लॉजेस कवर कर लिए ऐसे, ठीक है। तो आप वो भी लिख सकते हो, वो भी इनफ होगा, राइट। देखो हमने वो देखा था कि कोई नाम ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो कोई भी ऑफेंस अंडर एनी एक्ट, मतलब कोई भी लॉ के अंडर कुछ ऑफेंस हो या किसी भी सेशन ऑफ पीपल को ऑफेंड ना हो जाए वो नेम, या कुछ भी, राइट। ये ऐसे ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। फिर ये भी पॉइंट हमने देखा था कि पब्लिक कंपनी में लिमिटेड होना जरूरी है, जैसे कि टाटा स्टील लिमिटेड। देन प्राइवेट कंपनी है तो उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड होना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे दिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पॉस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देन 1% कंपनी है तो यहाँ पे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना, पर ओपीसी ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। तो ये सारी नेम क्लॉजेस में आता है। मतलब देखो सिंपल सी चीज है, एक बात समझो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, कंपनी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसका सब करता धरता है, राइट। तो ये सारे क्लॉजेस बताते हैं हमें, नेम क्लॉज जैसे कि बताते हैं कि कंपनी का नाम कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, राइट। अब हमारा सेकंड क्लॉज है एड्रेस क्लॉज, ठीक है। तो देखो आंसर में ना ये सारा नहीं लिखना, ठीक है, अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज एंड ऑल वो नहीं लिखना। देखो अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे डायरेक्ट द एड्रेस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इसका दूसरा नाम है। दिस क्लॉज स्टेट्स द नेम ऑफ स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी विल बी लोकेटेड। तो सिंपल सी चीज है, नाम से ही बता रहा है एड्रेस, मतलब जो भी कंपनी का ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पे होगा, राइट। एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। और एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों होना चाहिए, इज अ मस्ट, क्योंकि उसका इट इज द एड्रेस टू विच ऑल कम्युनिकेशन नोटिसेस एक्सेट्रा विल बी सेंड। मतलब वहाँ पे नोटिसेस कुछ कम्युनिकेट करना होगा किसी को, तो वो वहाँ पे वो एड्रेस में सेंड कर पाएगी। और इट एस्टैब्लिश द लोकेशन ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी की क्या लोकेशन है वो बताएगी, ठीक है। और यहाँ पे इट इज ऑल्सो द प्लेस वेयर स्टैट्यूटरी बुक्स रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे द एड्रेस क्लॉज आल्सो इंडिकेट्स द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट वेयर केसेस कैन बी फाइल्ड बाय कंपनी अगेंस्ट अदर्स। तो ये सारी चीजों के लिए एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना कंपनी का जरूरी है, ठीक है। तो ये बस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेकंड क्लॉज है द एड्रेस क्लॉज, उसमें सब ये लिखा होगा, ठीक है। देन है यहाँ पे हमें ये भी नहीं लिखना अल्टरेशन ऑफ एड्रेस क्लॉज एंड ऑल, डायरेक्ट हम आएंगे अब थर्ड क्लॉज में। देखो ये आंसर ना बहुत बड़ा लग रहा है, पर इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हमें मेन चीजें पता है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होगा, एड्रेस क्लॉज में क्या होगा। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बस ये ऐसे ऐसे कीवर्ड्स लर्न कर लो कि लोकेशन बताती है, कम्युनिकेशन और नोटिस वहां पे भेजी जाएगी, स्टैट्यूटरी बुक्स रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स कंपनी के वहां पे रखे जाएंगे। इतना सा लर्न करना है, इतना सा समझना है, बाकी इंग्लिश तो आपको आती है, आप ऐसे ही लिख सकोगे, राइट। तो क्वेश्चन बड़ा नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे एक एक लाइन में नहीं निपटाना। फिर देखेंगे थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्ट क्लॉज। नाम से क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट, क्या कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट होगा। दिस क्लॉज डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स फॉर व्हिच कंपनी इज फॉर्म्ड। सिंपल सी चीज है, कंपनी क्यों फॉर्म हुई है उसका ऑब्जेक्ट बताएगा ये। इट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज अ कंपनी कैन अंडरटेक। देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में हमने जो जो पॉइंट्स लिखे थे ना, आप यहाँ पे वो भी सेम लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस क्लॉज स्टेट्स इन डिटेल द मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर व्हिच द कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड आल्सो डिस्क्राइब एनी अदर एक्टिविटीज इट मे अंडरटेक इफ नेसेसरी इन अचीविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट्स। मतलब इनडायरेक्टली
बेसिकली बस यहाँ पे वही बोल रहा है ये कि कंपनी क्यों इस्टेब्लिश हुई है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा जाएगा, राइट। क्या ऑब्जेक्ट है कंपनी का मेन, और कंपनी क्या क्या चीज परफॉर्म कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है, और क्या क्या कर सकती है अगर वो पेन बनाने के लिए, उसका पेन बनाने का एक मेन ऑब्जेक्ट है, राइट। तो पेन को प्रमोट करने के लिए कोई दूसरी एक्टिविटी कर सकती है, पर कुछ भलता नहीं कर सकती, जैसे कि उसको फिल्म बनाने की इच्छा हुई तो फिल्म बनाना चालू कर दिया, नहीं, ठीक है। तो बस वही बोला यहाँ पे, और कुछ नहीं है। देन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। सिंपल, ये तो ऐसे ही ज्ञान दे दिया है कि जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कंपनी के वो सीधे साधे होने चाहिए, लीगल होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। बस ऐसे ही एक दो पॉइंट आप भी लिख के आने एग्जाम में, क्या बड़ी बात है। और यहाँ पे देखो ये पॉइंट फिर से वही रिपीट कर दिया कि कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। हमने तो ये देखा ही था ऑलरेडी कि उसके स्कोप मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं कर सकती कंपनी, राइट। ठीक है, हमारा ये ऑब्जेक्ट क्लॉज भी हो गया। देन है हमारा ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये सब मत लिखना यहाँ पे, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ये सब वो सब नहीं। देन आएगा हमारे सीधे फोर्थ द लाइबिलिटी क्लॉज में। तो लाइबिलिटी क्लॉज नाम से क्या बता रहा है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की बताएगा यहाँ पे। दिस क्लॉज स्टेट्स द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। नाम से ही हमें पता चल रहा है, तो एक स्टेटमेंट तो हमारा ऐसे ही ऐसे हो जा रहा है हर उसमें, राइट। देन फिर इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दिस क्लॉज स्टेट्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल सी चीज है, कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो उसके मेंबर्स को ऐसा नहीं बोल सकती है कि हम डूब रहे हैं तो तुम पैसा लाओ एंड ऑल, नहीं। वो सिर्फ उसके मतलब जो शेयर होल्डर्स है, जो मेंबर्स हो गए, वो सिर्फ उनके अनपेड अमाउंट का ही पैसा देख सकते हैं, उसकी बाकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, राइट। अच्छा देखो, आपको ये सब सुना सुना नहीं लग रहा, देखो हमने ना टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में ये देखा है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने नेम क्लॉज भी देख लिया है, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी देख लिया है, यहाँ पे लाइबिलिटी क्लॉज भी देख लिया है, कैपिटल क्लॉज भी देख लिया है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी देख लिया है, राइट। टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में आप पूरा पूरा यहीं पे सेम लिख सकते हो, इट्स ओके, राइट। तो हमारा बड़ा सा आंसर ऐसे ही खत्म हो रहा है। तो मतलब देखो, आपको ये वाली लैंग्वेज इजी लगे तो ये लिखो, वरना वो बुक वाली लैंग्वेज इजी लगे तो वो लिखो, सिंपल सी चीज है, राइट। यहाँ पे सिर्फ हमारा एक पॉइंट कवर नहीं हुआ है, ये सिक्स्थ वाला, द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। बाकी सारे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में हमको पूछ लिए और हमने ये एकदम अच्छे से समझ लिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप पार्ट 1 देख लेना, तो आपको ये सब एकदम डिटेल में समझ जाएगा। और आपका ये बड़ा सा आंसर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स के उसमें लर्न करते करते ही बड़ा सा आंसर कवर हो रहा है, ठीक है। सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, द एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। तो ये क्या बताता है, दिस इज द लास्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये स्टेटमेंट कितनी पांचट बता दी, ये लास्ट क्लॉज है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। मतलब वो बताता है सर कि जैसे अपन को दिख ही नहीं रहा भाई, ठीक है। चलो अपन भी एग्जाम में ऐसे ही लिख देंगे पेपर में, सामने वाला जो चेक करेगा वो भी ऐसे ही बोलेगा, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा था ये लास्ट क्लॉज था, ठीक है। चलो, एंड इट इज प्लेस एट द एंड। इन दिस क्लॉज द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम मेक अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट दे आर desirous of forming a company as per the memorandum and agrees to take a certain number of shares in the capital of company, ठीक है। Then in case of public company, the memorandum must be signed by at least 7 subscribers, whereas for a private company by at least 2 subscribers and 1 subscribers in case of one person company। तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी के टाइम मेमोरेंडम एटलीस्ट 7 सब्सक्राइबर्स से साइन होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी के टाइम सब्सक्राइबर्स 2 होने चाहिए साइन करने के लिए मेमोरेंडम, एंड 1 पर्सन कंपनी के केस में 1 सब्सक्राइबर साइन करने होना चाहिए, राइट। बस ईच सब्सक्राइबर हैज टू पुट हिज नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस हु शैल आल्सो पुट इन हिज डिटेल्स, ठीक है। तो बस ये था हमारा लास्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आपको अगर ये बुक वाली लैंग्वेज इजी लगे तो आप ये लिखना, वरना मैंने जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में ये सारे लिख के दिए ना, आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा देखो बड़ा सा आंसर हो गया। तो देखो ये वाला आंसर कवर करते करते हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। ब्रीफली एक्सप्लेन द क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये स्टेट एनी 4 क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको जो भी 4 इजी लगे आप वो इसमें लिख। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का 2 डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो देखो फीचर्स तो हम ऊपर देख लेंगे, पहले सबसे पहले डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑलरेडी आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है वो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में देख ही लिया। देखो ये क्वेश्चन में टर्म्स एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यहाँ पे जो भी हमने पॉइंट्स लिखे थे ना, आप बस पैराग्राफ में लिख देना, आपका हो जाएगा एक्सप्लेन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब हम देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फीचर्स। देखो ये रहा फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ओके। यहाँ पे देखो मीनिंग डेफिनेशन दिया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, राइट। अगर आपको ये सब लिखना है तो ये सब लिखो, वरना मैंने जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में लिख के दिए पॉइंट्स आप वो भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। अब है फीचर्स। देखो सबसे पहला फीचर है इट इज प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी विच स्टेट्स इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये तो पॉइंट हमने देखा ये पार्ट 1 में, पार्ट 2 ये वाले वीडियो में भी कितनी बार यही चीज रिपीट हुई है कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो जहाँ पे कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, राइट। सिंपल सी चीज है। ये आंसर का फॉर्मेट कैसा होगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, तो वो पैराग्राफ में लिख देना थोड़े से 4-5 लाइन में। देन उसके बाद फीचर्स आएंगे, ठीक है। दीस आर दी फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये लाइन लिखना। देन उसके बाद यहाँ पे पॉइंट वाइज फीचर्स लिख देना, ठीक है।
ये है फॉर्मेट। देन सेकेंड है, इट डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स। तो ये भी कुछ नया था क्या? नहीं, राइट, क्योंकि हमने देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी और आउटसाइडर के बीच की रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। तो 2 पॉइंट तो हमारे फीचर में ऐसे ही हो गए, राइट। Then third point, every company needs to prepare its memorandum of association at the time of its incorporation and submit it along with application for incorporation to RCO। तो हमने ये भी पॉइंट देखा ही है, राइट। तो हमारे देखो ये बड़ा वाला आंसर कितने इजीली हो रहा है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हमने डिटेल में करी है और समझी है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का बड़े आंसर्स का, वो ऐसे ही कवर होते जाएंगे। Then fourth point, it is prepared by the promoters and need to be signed by minimum 7 persons in case of public company, और 2 persons अगर प्राइवेट कंपनी है तो, और 1 person अगर वो 1 person कंपनी है। तो ये पॉइंट भी हमने एक्सरसाइज में देखा था। अगर आप ध्यान से एक्सरसाइज देखोगे और समझोगे तो आपके बड़े आंसर्स ऐसे ही लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रमोटर्स को प्रिपेयर करना पड़ता है और साइंड होना चाहिए 7 पर्सन से अगर पब्लिक कंपनी है तो, और 2 पर्सन से साइन होना चाहिए अगर प्राइवेट कंपनी है तो, और 1 पर्सन कंपनी है तो 1 इंसान से साइन होना चाहिए। सिंपल, ठीक है। चलो, देन फिफ्थ पॉइंट है, इट कंटेन्स फॉलोइंग क्लॉजेस। ये भी कुछ नया है क्या? नहीं, राइट, क्योंकि हमने अभी अभी नीचे वाले आंसर में क्लॉजेस देखे, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये भी हो गया, 5 पॉइंट हमारे ऐसे ही ऐसे हो गया, सब बताए हमको। Then six, as it defines the nature and character of company, it is not so easy to alter the clauses। देखो ये भी हमने distinguish between में देखा था, राइट, क्योंकि इसको अल्टर करने के लिए हमें लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कभी कभी परमिशन, राइट। द एक्ट हैज लेड डाउन स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोविजंस टू बी फॉलोड टू अल्टर ईच क्लॉज, ठीक है। मतलब एक एक क्लॉज को अल्टर करने के लिए अलग अलग रूल्स स्पेसिफाई किए गए। देन सेवेंथ है, इट कैन नॉट कंटेन एनी contrary to provisions of Companies Act 2013, okay। Then eighth, any act done by company which goes beyond the power of memorandum will be ultra virus। और ये भी कुछ नया था क्या? नहीं, राइट, क्योंकि हमने ये भी देखा था ऑलरेडी। Then ninth, it is public document and anyone who wants to enter into a contract with the company is supposed to have knowledge about the contents of company's memorandum of association। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, राइट, जो जिसको भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है उसको ये चीज नॉलेज देती है, राइट, कि कंपनी क्या है, कैसे क्या करती है। देन कंपनीज एक्ट 2013 हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ टेबल A B C D E फॉर प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। तो देखो ये पॉइंट ये वाले आंसर में नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, ये एडिशनल नॉलेज में आएगा। बाकी आपको ये तो सारे पॉइंट्स ये आंसर्स में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। हमारे 8 मार्क्स का आंसर में आने की पॉसिबिलिटी है इसकी, और पॉइंट्स बहुत ईजी है, हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज में हर चीज देख ली है, राइट। मीनिंग पता है, एक्सप्लेनेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में जो किया वो कर लेंगे, और ये फीचर्स भी ऑलमोस्ट हमने चैप्टर में देखे ही है, ठीक है, चैप्टर के एक्सरसाइज में। तो हमारा ये आंसर भी हो गया बड़ा वाला। देखो देन अब हम करेंगे थर्ड वाला, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स कंटेंट, ठीक है। देखो इसके साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन भी होगा, स्टेट एनी 4 कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पे जो भी कंटेंट्स देखेंगे हम, वहां पे ये 4 कोई भी इजी से आप इसमें लिख लेना, ठीक है। तो हमारे देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हो गया था, 3 भी हो गया था, अब हमारा सेकंड भी हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 1 हो गया था, 2 हो गया, अब 3 देखेंगे और उसके बाद 4। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हमारे चैप्टर के, ये समझ लो और चैप्टर खत्म, ठीक है। अच्छा अब देखो, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी हमने टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में जो देखा था ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और इसमें जो पॉइंटर्स लिखे थे आप वही पैराग्राफ बना के इसमें लिख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, और उसके कंटेंट्स अब हम देखेंगे। देखो ये रहा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। ये देखो ये जो मेन पॉइंटर्स है ना, मैंने वो हाईलाइट करके रखे। अगर आपको वो पॉइंट्स नहीं लिखने हैं टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स वाले, तो आप ये गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट रखे वो एक्सप्लेन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। इसमें कुछ नया है नहीं, हमने देखा था टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या। अब हम देखेंगे कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सिंपल, देखो द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू फॉलोइंग मैटर्स, ठीक है। तो हमको ये सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है शेयर कैपिटल, शेयर्स एंड देयर वैल्यू एंड देयर डिवीजन इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर। तो सिंपल सी चीज है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं कंपनी के अंदर, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सब, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल के बारे में लिखा जाता है कि शेयर क्या, कौन कितने कितने शेयर्स है, कितनी वैल्यू है उसकी, कितने डिवीजन है उसके, और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स है, ठीक है। तो ये सब। देन सेकंड है राइट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर एंड प्रोसीजर फॉर वेरिएशन ऑफ देयर राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स लिखे जाते हैं, फिर प्रोसीजर लिखी जाती है हर एक उनके राइट्स के वेरिएशन की। देन थर्ड है प्रोसीजर रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मेकिंग ऑफ कॉल्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। देखो प्रोसीजर मतलब ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है? शेयर्स जब पब्लिक खरीद लेती है उसको अलॉट करने पड़ते हैं, मतलब देने पड़ते हैं, राइट। तो वो होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देन मेकिंग ऑफ कॉल्स मतलब जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है शेयर्स को, तो एक ही बार में पूरा अमाउंट नहीं मांगती कंपनी, ठीक है। तो जब थोड़ा थोड़ा अमाउंट मांगती है तो वो कॉल करती है पेमेंट के लिए, तो ये होता है मेकिंग ऑफ कॉल्स। और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब कंपनी ने कॉल किया पैसे के लिए और
शेयर होल्डर ने नहीं दिए पैसे पूरे तो वो फॉरफीचर कर देती है, मतलब कैंसिल कर देती है शेयर, राइट, कंपनी। तो ये सारे डिटेल में आपको क्लास 12th में है, अभी के लिए बस मेन वर्ड समझ लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे लर्न करने के टाइम। तो ये सारी चीजों की एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होती है, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। देन फोर्थ है रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। तो देखो शेयर्स ना ट्रांसफर होते हैं और ट्रांसमिशन भी होते हैं, ये दोनों भी आपको ये वर्ड क्लास 12th में डिटेल में है, बट इतना भी समझ लेना कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये हर चीज की डिटेल लिखी होती है अंदर की, ये कंपनी के अंदर का इंटरनल मैनेजमेंट है, राइट। शेयर्स किसी को ट्रांसफर करने हैं, ट्रांसमिशन होगा शेयर्स का, तो उसकी प्रोसीजर, उसके रूल्स, वो सब लिखे जाते हैं यहाँ पे। देन फिफ्थ है लीन ऑफ द कंपनी ऑन शेयर्स अलॉटेड टू द मेंबर्स फॉर अनपेड अमाउंट, अनपेड बाय देम। देन सिक्स्थ है इंक्रीज, अल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है, अल्टर करना है या रिडक्ट करना है, तो ये सब भी, इसकी भी डिटेल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट, टेन्योरमेंट, पावर, ड्यूटीज एक्सेट्रा ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। तो ये सारी डिटेल भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होगी, क्योंकि लोगों को अपॉइंट करना, उनके सैलरीज देना, उनकी पावर्स, उनकी क्या ड्यूटीज है, डायरेक्टर की, ऑफिसर्स की, ये सब सब इसमें लिखा होता है, राइट, क्योंकि ये इंटरनल मैनेजमेंट दिखता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा, मतलब शेयर्स कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। शेयर्स कभी कोई चीज में स्टॉक में कन्वर्ट होते हैं या वाइस वर्सा, स्टॉक या स्टॉक शेयर में कन्वर्ट होता है, तो उसकी प्रोसीजर लिखी जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजंस रिलेटेड टू बोर्ड, कमिटी एंड जनरल मीटिंग्स, वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, प्रॉक्सी, क्यूरम, पोल, एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी प्रोविजंस, मतलब सारे प्रोसीजर प्रोविजंस, बोर्ड के रिलेटेड, कमिटी से रिलेटेड, जनरल मीटिंग से रिलेटेड, वोटिंग राइट्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें के प्रोविजंस यहाँ पे लिखे जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ट्रांसफर ऑफ मनी टू रिजर्व, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एक्सेट्रा। डिविडेंड मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलती है, राइट, पैसे, तो वो होता है डिविडेंड। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये सारा भी इंटरनल मैनेजमेंट में आता है ना, तो ये सब की डिटेल्स भी उसमें ही लिखी जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है बोरोइंग पावर्स ऑफ कंपनी एंड द मोड ऑफ बोरोइंग, मतलब कंपनी की क्या बोरोइंग पावर है, कंपनी कहाँ कहाँ से बोरो कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, और कौन से मोड है बोरोइंग्स के, ये भी लिखा जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। शेयर, देखो शेयर्स जो लेता है उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, उसकी भी एक प्रोसीजर होती है, तो वो सब वहां पे लिखा जाता है। और फिर अगर शेयर, किसी का शेयर सर्टिफिकेट गुम जाता है तो उसका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की भी प्रोसीजर होती है, तो वो भी उसमें ही होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, रेन्यूमरेशन कमिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, तो ये सब उसमें ही होता है। देन नेक्स्ट और है प्रोविजन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। देन नेक्स्ट पॉइंट है आर्बिट्रेशन। ये आर्बिट्रेशन क्या होता है, एक प्राइवेट प्रोसीजर है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का, ठीक है। इतना डीप में मत जाओ, बस इतना समझ लेना। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंडेमनिटी, ठीक है। तो बस ये थे पॉइंट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स के, ठीक है। तो ये अच्छे से लर्न कर लो, बहुत 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 ईजी है, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज की डिटेल इसके अंदर होती है, ठीक है। तो देखो मेन कीवर्ड्स लर्न कर लो कि शेयर कैपिटल की ये होगी, देन उसके शेयर होल्डर्स के राइट्स हो गए, फिर रूल्स हो गए ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के, फिर प्रोसीजर होगी अलॉटमेंट ऑफ शेयर, मेकिंग कॉल्स फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की। ऐसे एक एक वर्ड रट्टा मत मारते बैठना, कीवर्ड्स लर्न कर लो मेन, ओके, फिर खुद के हिसाब से लिख लेना। तो देखो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और इसमें भी 4 कंटेंट्स बताने हैं, ठीक है। तो कोई भी बड़े 4 कंटेंट्स बता देना और थोड़े से बड़े बताना, ठीक है। वहां पे एक एक लाइन के कंटेंट्स है, तो सिर्फ 4 ऐसे लिख के मत आ जाना, उस हिसाब से एटलीस्ट 6-7 लिखना, ठीक है। छोटे छोटे, अगर बड़े बड़े लिखो तो 4 काफी है, ओके। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रोस्पेक्टस, एक्सप्लेन इट्स कंटेंट्स, ठीक है। सिंपल सी चीज है, प्रोस्पेक्टस हमें पता है क्या है और हमने टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में डिफाइन कर लिया ऑलरेडी, तो हम वही लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस गिवन है, राइट, हमने टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में देख लिया प्रोस्पेक्टस, हम वही लिख देंगे यहाँ पे भी, ठीक है। और अब उसके कंटेंट्स देख लेते हैं। देखो तो ये कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अ प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन द फॉलोइंग, फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे हमें बस वही बताना है कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, मतलब क्या क्या होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में। तो सबसे पहली चीज ऑफ कोर्स होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स। प्रोस्पेक्टस है क्या, फिर से रिवाइज कर लो। कंपनी को जब शेयर्स इशू करने होते हैं तो वो पब्लिक को इशू करने के लिए नोटिस भेजती है, डॉक्यूमेंट होता है ये प्रोस्पेक्टस, एक इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट होता है, राइट। तो कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए, राइट, तभी तो पब्लिक उस हिसाब से डिसाइड कर पाएगी कि उनको शेयर्स लेने हैं कंपनी के कि नहीं लेने, राइट। तो बस प्रोस्पेक्टस एक इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट है, इसलिए कंपनी के इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट्स, ये सब, ठीक है। तो देखो क्या है, as per Companies Act, a prospectus must contain information such as the name of issuing company, its full registered office address with phone numbers, email address, nature, number and price of securities being offered. सिंपल सी चीज है, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होना चाहिए एज पर कंपनीज लॉ।
क्या क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द इशूइंग कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी इशू कर रही है उसका नेम, उसका फुल रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए उसका, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, नेचर होना चाहिए, नंबर एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब शेयर का क्या प्राइस है, अगर शेयर कर रही है तो डिबेंचर कर रही है तो डिबेंचर लिखा हो जाना चाहिए, उसका प्राइस होना चाहिए, राइट। तो कोई भी सिक्योरिटीज जो भी ऑफर कर रही है कंपनी उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। देन डिटेल्स ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर, देन रजिस्टर टू द इशू, names of stock exchange where the shares are to be listed, a clause on general risk, date of opening and closing of issue कब close हो रहा है, कब open होगा, उसकी details, it must also have reports on financial information, ठीक है। then SEBI specifies the contents to be included in the prospectus, तो ये सारे contents SEBI specifies करती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लीड मर्चेंट बैंकर्स कौन होता है, लीड मर्चेंट बैंकर्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच गाइड्स कंपनीज इन इशूइंग शेयर्स, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं फाइनेंशियल जो गाइड करते हैं कंपनी को शेयर इशू करने के लिए, ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इतना लिख देना, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स कंपनी की। सिंपल सी चीज है, फिर से रिवाइज करो, प्रोस्पेक्टस क्या है, एक इन्वाइटिंग डॉक्यूमेंट है पब्लिक को जो कंपनी देती है, राइट, कंपनी की जिसमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि पब्लिक इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ठीक है। Then है second point है declaration. So there should be a declaration by company saying that all provisions of Companies Act have been complied with and that the prospectus does not contain anything contrary to the provisions of Companies Act, Securities Contracts Regulation Act 1956 and SEBI Act फिर 1992 and the rules and regulation made by thereunder, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज है, डिक्लेरेशन मतलब कंपनी को डिक्लेरेशन होना चाहिए कि वो बोले कि सारे प्रोविजंस जो कंपनीज एक्ट ने गिवन है वो हमने सारे फॉलो किए हैं, और प्रोस्पेक्टस में कोई भी कंटेन नहीं करती है कॉन्ट्रेरी इन्फॉर्मेशन, यानी अपोजिट पूरी, मतलब प्रोस्पेक्टस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने बोला है 5 साल से प्रॉफिट कर रही है और 5 साल से प्रॉफिट कर ही नहीं रही है कंपनी है, सिर्फ इनकम ट्रैक कर दिए, तो ये इसका अपोजिट हो गया, राइट। तो ऐसे अपोजिट कंटेंट नहीं होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में, और सारे कंपनीज एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। देन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये सारे एक्ट के हिसाब से कंपनी बस वही डिक्लेयर कर देती है कि हमने ये सारे एक्ट देखे, समझे, हमने सारे फॉलो कर लिए, ठीक है, एक डिक्लेरेशन कंपनी कर देती है, ओके। अब देखो थर्ड पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट। तो देखो अ प्रोस्पेक्टस में कंटेन अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट, मतलब प्रोस्पेक्टस में ना एक स्टेटमेंट होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए कि एक कोई एक्सपर्ट ने ये देखा है, राइट, लाइक कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट एक्सेट्रा, राइट, रिलेटिंग टू द मैटर्स दैट दे हैव लुक्ड इनटू, मतलब उन्होंने प्रोस्पेक्टस देखा और बराबर है, ठीक है, वो ये लोग ऐसे कैसे एक्सपर्ट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में वो एक स्टेटमेंट होनी चाहिए इनकी, द एक्सपर्ट हैज टू गिव रिटन कॉन्सेंट टू इशू द प्रोस्पेक्टस, ठीक है, तो इनका एक रिटन कॉन्सेंट होता है ये एक्सपर्ट का। देन फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है एनी अदर मैटर्स एज मे प्रिस्क्राइब बाय कंपनीज एक्ट, मतलब ये तीन तो बोले ही है, ठीक है, पर अगर कोई भी अलग चीज है जो प्रिस्क्राइब किए कंपनीज एक्ट ने तो वो भी कंटेंट होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये 4 पॉइंट ही थे इजी से कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में, और इसी के साथ हमारा लास्ट बड़ा वाला आंसर भी खत्म होता है। देखो तो हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए, आई होप आपको समझा होगा, अगर समझा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।